हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हो। आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो ये सेशन है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का है। ये चैप्टर में हम दो पार्ट में इसे लेके आएंगे। आज का पार्ट में वो क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा रखा है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन इसमें आपका है। तो इस क्वेश्चन सबको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में समझने का प्रैक्टिस करते हैं। तो व्हाट इज मोलारिटी एक्सप्लेन। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको कंफ्यूज कर सकता है रीटी और लीटी। व्हाट इज मोलारिटी और मोलालिटी, एक होता है रीटी, एक होता है लिटी। ओके, तो व्हाट इज मोलारिटी एक्सप्लेन। मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज, क्या होता है, मोलारिटी। 1 लीटर के शरबत में कितना मोल चीनी है वो क्या कहलाता है, मोलारिटी। अब मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ओके, मोलारिटी को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। तो एम बराबर मोल ऑफ सोल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किस में, तो लीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। और एक बात हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूला में वॉल्यूम नामक शब्द अगर आ जाए तो वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर किसी भी फॉर्मूला में वॉल्यूम नामक शब्द रहे ना तो वो सीधे टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो एक लाइन बन जाता है इसलिए कि मोलारिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रखा है कि मोलारिटी डिपेंड अपॉन डॉट डॉट डॉट। तो आंसर में क्या हो जाएगा, मोलारिटी किस पे डिपेंड करता है, टू टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मोलारिटी क्या है इसको डिफाइन भी करने के लिए पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे इतना लिख दोगे आपको सही में नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मोलालिटी। ये क्या है, मोलालिटी। इस दोनों में ना बोर्ड एक क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग उसका डिफिनीसन, उसका फॉर्मूला, उसको किससे डिनोट करते हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सो अगर एक साइड इसको लिख दीजिएगा तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि व्हाट इज मोलालिटी। इसको भी क्या कर रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो मोल ऑफ सोल्यूट मिक्स विथ 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या होता है, मोलालिटी। मोलालिटी। तो अब क्या कहते हैं, 1 किलो के शरबत में कितना मोल चीनी मिला हुआ है उसी को क्या कहते हैं, मोलालिटी। अब इसको मोलालिटी को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। किससे करते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम मतलब एम बराबर मोल ऑफ सोल्यूट बट्टे मास ऑफ सोल्यूशन। मैं आपको पिछले ही क्वेश्चन में बोला हूँ कि जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं रहेगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो नॉर्मल है कि ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा पर ये नहीं करेगा। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। यहाँ जो लीटर लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे केजी हो जाएगा ये। तो यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर केजी। तो इसका जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है नहीं करता है देख लेते हैं। मोलालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलालिटी जो है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड कभी नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज नॉर्मलिटी। ये क्वेश्चन अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जा रखा है। ओके, नहीं पूछा जा रखा है, चांस है कि पूछ दे। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। तो इसका डेफिनेशन सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो देख लेते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर के शरबत में कितना इक्विवेलेंट चीनी है उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी। ओके, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एन बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी लीटर में। आप लोग को मैं बहुत बार बता रखा हूँ कि जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम नामक शब्द रहे ना
वो क्या करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मलिटी डिपेंड किस पे करता है, तो टेम्परेचर पे। तो नॉर्मलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन। मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन नोन एज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसमें क्या होता है ना कि एक बार सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डिफाइन करना पड़ता है मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, एक बार सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डिफाइन करना पड़ता है, दोनों का अलग अलग एक फॉर्मूला भी आता है। तो यही सब है इस क्वेश्चन में, तो इसको आराम से देख लेते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सोल्यूशन इज नोन एज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो समझते हैं कि 1 मोल शरबत में कितना मोल चीनी है, उसे क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सोल्यूशन इज नोन एज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब सॉल्वेंट का भी देख लेते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल सोल्यूशन इज नोन एज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब कि 1 मोल सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्वेंट है, उसी को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, एक्स, लचका हुआ एक्स। तो एक्स सैल्यूट, एक्स डिनोट किससे करते हैं, मोल फ्रैक्शन के। तो एक्स को अब शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। एक्स सैल्यूट बराबर नंबर ऑफ सैल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर नंबर ऑफ सैल्यूट बट्टे के नंबर ऑफ सैल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बार सॉल्वेंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ सॉल्वेंट बट्टे के नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट बट्टे नंबर ऑफ सैल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब एक चीज़ गौर करना कि मैं क्या बताया था, किसी भी फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम नामक शब्द रहे तो वो टेम्परेचर पे सीधे सीधे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। पर इसमें जो हम 2 फॉर्मूला बताए हैं, क्या उसमें आपको कहीं टेम्परेचर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें करेंगे क्या कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो टेम्परेचर पे कौन कौन डिपेंड करता है और कौन नहीं करता है, सो एक बार समझ लो। मोलारिटी जिसके लास्ट में RITY है और नॉर्मलिटी, ये 2 क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और मोलालिटी LITY जिसके लास्ट में है और मोल फ्रैक्शन, ये 2 क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है तो इसका क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो एक लाइन बनता है मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। तो आपसे बोर्ड ये भी पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है, तो एक ऑप्शन में ये भी रहेगा यूनिट लेस। क्या मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, जी हाँ। तो मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉड्स लॉ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉ है, नियम। कोई सा भी नियम ना बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट ही रहता है। हर नियम, सभी नियम को आप लोग को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी भी नियम के एक स्टार्टिंग पहला लाइन में इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर का जो वोलेटाइल कंपोनेंट है सीधे सीधे किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। वो कि क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं समझना है, बस मुझे एक ही कॉन्सेप्ट रखना है कि वेपर प्रेशर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, मोल फ्रैक्शन का। इस नियम में, इस लॉ में बस एक ही लाइन याद रखो कि वेपर प्रेशर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मोल फ्रैक्शन का। तो वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, P से, और मोल फ्रैक्शन को किससे किए थे, तो X से। तो P बराबर P0X, P और उसके ऊपर जो O है ना तो उसे नोट पर थे, P बराबर P0X। अब इसमें P क्या है, P0 क्या है और X क्या है ना वो देख लेते हैं। P क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का ये क्या है, वेपर प्रेशर। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट।
ठीक है, और एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। तो एक बार और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, तो मोल फ्रैक्शन का। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो P बराबर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा, P नॉट सटेगा, तो P बराबर P नॉट डॉट एक्स। अब इसमें कौन क्या है, एक बार जल्दी देख लेते हैं। P क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का होता है। उसके बाद P नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। एक्स क्या है, एक्स किससे डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट कितना इजी है, डिफिनीशन तो कुछ नहीं है भाई। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बस बात खत्म, टेंशन नहीं लेने का। ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ना हर 1 साल 2 साल छोड़ के पूछता है। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी इसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई बी अपॉन जो डब्ल्यू है ना, इसे बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हुए हैं। बिटवीन होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रॉड्स के नियम का पालन करता है। तो रॉड्स का नियम क्या कहता है कि P बराबर P नॉट एक्स, ठीक है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या कहता है कि मैं रॉड्स का नियम का पालन नहीं करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। आइडियल साधु संत महात्मा है, पर ये बोलता है कि नहीं, तू जो करेगा मैं वो नहीं करूँगा। आइडियल सोल्यूशन बोलता है, क्या बोलता है आप देख लीजिए, डैट सोल्यूशन इन विच अवे रॉड्स लॉ इज नोन एज क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन ना अकेला है, शांत, उसको तुम जो बोलो वही करेगा। तो इसमें क्या है कि ये रॉड्स का नियम का पालन करता है, पर नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या करता है ना, कुछ नहीं करता है, ये अपोजिट करता है, कुछ भी करेगा अपोजिट। तो डैट सोल्यूशन इन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन रॉड्स लॉ इज नोन एज क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है ना, ये बदमाश है। क्या है, बदमाश, खचरा। खच्चर जो समझते हो ना, बदमाश, खचरा, लोचा, लफंगा, गुंडा, ये है, बात ही नहीं मानता है। रॉड्स लॉ का बात नहीं मान रहा है ना। डैट सोल्यूशन इन विच डज नॉट अवे रॉड्स लॉ इज नोन एज क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन समझ लेते हैं। रॉड्स लॉ क्या कहता है कि P बराबर P डॉट एक्स, समझता है ना, हम बस यहाँ पे ए लगा दे रहे हैं, ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट लगा दे रहे हैं, समझ लेते हैं। पी ए बराबर पी ए नॉट डॉट एक्स है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या बोलेगा, ना, हम ये काम नहीं करवाओ, ये हम काम नहीं करेंगे। फिर ए, अब ए का कर दिए तो एक बार बी में भी चल जाते हैं। तो पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या करेगा, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। तो फिर अब क्या करते हैं कि पी ए प्लस पी, तो पी टोटल ले लेंगे, तो पी ए प्लस पी बी। इसमें क्या करेगा, नॉन आइडियल बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर पी टोटल, तो पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेगा कि तुम कुछ भी करो, तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा एच बराबर नॉट 0, डेल्टा भी बराबर 0, डेल्टा भी बराबर नॉट 0। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। अब तो आप दोनों मतलब इस दोनों में आप लोग डिफरेंस देंगे और एक एग्जाम्पल नहीं दोगे तो फिर कैसा लगेगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। और नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो एग्जाम्पल है ना, वो वाटर प्लस HCl है। ओके, वाटर प्लस क्या है, HCl। ये एक दूसरे को ना हमेशा उल्टा काम करता है। आइडियल बोलेगा कि नहीं भाई, रॉड्स लॉ जो बोला है उसका तो मैं पालन करूँगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलता है कि जो मैं नहीं करूँगा इसका पालन, तुमको जो करना है तुम करो, बस झगड़ा कर लिया। जो ये जो कर रहा है ये कर ही नहीं रहा है, बस बात खत्म। अब चलते हैं कोलगेटिव प्रॉपर्टी। कोलगेटिव प्रॉपर्टी का ना इसका 4 गो प्रकार है। कोलगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये बाद में देखते हैं। इसका 4 टाइप्स हैं, ठीक है। कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है
कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन में आ जाएगा 4। सबसे पहला इसका डिफिनीशन पहले देख लेते, समझा देंगे, उसके बाद इसके आगे चलते हैं। That property of the solution which depend upon number of non-volatile solute particles does not depend upon nature। ये वैसा प्रॉपर्टी है जो नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। इसको ना प्रॉपर्टी पे लेके चलते हैं कि जब तुम बड़े बड़े प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो तुम्हारे अंदर का नेचर नहीं देखा जाता है, माल देखा जाता है, रुपया, पैसा, मतलब नोट। नोट से यहाँ क्या है, इसको नंबर चाहिए। तो ये वह प्रॉपर्टी है जो नंबर से लेना देना रखता है, आपके नेचर से नहीं रखेगा। ठीक है, तो डैट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज नोन एज क्या होता है, कोलगेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर पे डिपेंड करता है और ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब इसका ना 4 टाइप्स है। तो दिया आर 4 टाइप्स ऑफ कोलगेटिव प्रॉपर्टी। पहला है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं तो RLVP। एब्लिशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको डिनोट किससे करते हैं, तो पाई से। अब ये चारों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ रखे हैं, लेकिन 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 ये चारों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस लोग को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। और एक इसमें और कुछ क्वेश्चन है, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद इस चारों को डिफाइन करना पड़ जाएगा। हेनरी के नियम है, उसके बाद और 1-2 क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन और होगा। उसके बाद 7 क्वेश्चन इसमें भी है, 8 क्वेश्चन उसमें भी है, तो टोटल 8-7 को ऐड करोगे तो 15 क्वेश्चन। ओके, 15 क्वेश्चन ये होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन ना गैस करवा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले हर चैप्टर का आप लोगों को नवंबर के बाद स्टार्टिंग दिसंबर में आप लोगों का हर चैप्टर का नोट इसी चैनल पे प्रोवाइड होगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लें। आप लोग बस इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कीजिए। तो थैंक यू, चलिए धन्यवाद आज तक का क्लास लेने के लिए।